हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैक फन मैक इट फनी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हीट। आखिर थर्मोडायनेमिक्स में हीट की इम्पोर्टेंस क्या है? हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ नहीं सकते विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हीट। सो लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हीट। तो हमने एनर्जी लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था और एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे जिसमें मैक्रोस्कोपिक था, माइक्रोस्कोपिक था। मैक्रोस्कोपिक में आता था काइनेटिक एंड पोटेंशियल। माइक्रोस्कोपिक में हमने पढ़ा था सेंसिबल, केमिकल, लेटेंट, एटॉमिक। और इन सभी माइक्रोस्कोपिक के सम को हम बोलते थे इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या थी? जब हम सभी इन माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को ऐड कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और आप देखिए टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम के पास क्या होती है? इंटरनल एनर्जी मतलब माइक्रोस्कोपिक का सम प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के सम को हम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। मतलब अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है तो हम उसके पास कितनी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है, मतलब पूरी समेशन ऑफ सेंसिबल, लेटेंट, केमिकल, एटॉमिक, इन सभी को सम कर देंगे और उसके पास टोटल मैक्रोस्कोपिक कितनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इन सभी को ऐड कर देते हैं तो टोटल एनर्जी आती है। दो फॉर्म्स और पढ़े थे हमने एनर्जी के, एक हीट और एक वर्क। जो वर्क है वो हाई ग्रेड एनर्जी है और जो हीट है वो लो ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड मतलब हम वर्क को कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोकस करता है हीट को, कि हीट क्या होती है। हमने देखा कि हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा मेन फोकस होगा हीट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम इसको देखते हैं है क्या। द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन सब्सटेंसेज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर। दो सब्सटेंस हैं, एक T1 में है, एक T2 में है, और T1 का टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है। तो क्या होगा? अब हीट फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ये हीट फ्लो हो रही है। जब किसी भी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट एनर्जी फ्लो करती है। तो हीट कब एक्शन में आती है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जब किसी भी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगी। तो हमने क्या देखा? हीट हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है जब तक कोई एक्सटर्नल इनपुट ना हो। एक्सटर्नल अगर इनपुट होगा तो हीट कोल्ड से हॉट की तरफ भी फ्लो कर सकती है, लेकिन नेचुरली हीट जो हम रेफ्रिजरेशन में पढ़ते हैं, लेकिन नेचुरली हीट जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे जो कि है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री। स्पेसिफिक हीट को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताती है कि आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड है किसी यूनिट मास को यूनिट डिग्री टेम्परेचर उसका रेज करने के लिए। मतलब कितनी हीट चाहिए एक यूनिट मास को यूनिट डिग्री उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। मान लीजिए कोई यूनिट मास आपके पास सब्सटेंस का है, उसको आपको यूनिट, मान लीजिए 1 केल्विन उसका टेम्परेचर रेज करना है। यूनिट मास है, मान लीजिए 1 kg आपके पास आपका सिस्टम है, 1 kg मास है, उसका 1 केल्विन आपको टेम्परेचर रेज करना है। तो आप कितनी हीट देंगे उसमें, क्यों? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज
द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन और यूनिट टेम्परेचर। देखिए, दो प्रकार की स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं और एक होती है कांस्टेंट प्रेशर जिसको CP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं है क्या। तो स्पेसिफिक हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, जो होता है dq बाय mdt, ये होता है स्पेसिफिक हीट। अब दो टाइप की स्पेसिफिक हीट होती हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको CP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। हम इसके लिए जाएंगे बेसिक कंसेप्ट पे, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है। डेल क्यू इक्वल्स टू होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। मतलब आपने अगर किसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, मान लीजिए आपने इसको क्यू हीट दी, तो एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और दूसरा कुछ वर्क होगा, मतलब एक्सपैंड होगी गैस तो कुछ वर्क होगा। तो जो आपने हीट दी वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुई, एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, दूसरी उस गैस ने कुछ वर्क किया। तो ये फर्स्ट लॉ बताता है। अभी हम बेसिक देख रहे हैं, बाद में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हमें CV को डिफाइन करने के लिए इसको समझना ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। तो देखिए डेल क्यू हो गया डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू को हम यहाँ PdV लिख देंगे, क्यों, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम है हमारा। क्लोज सिस्टम में जो वर्क है पिस्टन सिलेंडर में वो PdV के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा, तो वर्क डन भी ज़ीरो हो गया। तो हमारा डेल क्यू आ गया DU के इक्वल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल। तो अब हम रिप्लेस कर देंगे डेल क्यू को DU से, तो CV हो गया DU बाई DT 1/m। तो हमारा फेमस रिलेशन आ जाएगा DU इक्वल्स टू mCV/dt। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू mCV/dt। देखिए हम थर्मोडायनेमिक्स में चेंज फाइंड करते हैं DU। हमारा पूरा कंसर्न होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, हमें U से कोई मतलब नहीं होता अभी सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, हमें मतलब रहता है कि सिस्टम की एनर्जी चेंज कितनी हुई, इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी हुई। तो हमारा पूरा कंसर्न होता है DU पे, और DU जो होता है वो mCV/dt के इक्वल हो जाता है। तो जो DU इक्वल्स टू mCV/dt निकल कर आया, ये कहाँ वैलिड होता है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो कोई भी गैस हो ये वैलिड है केस। लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं है तो आइडियल गैस के केस में ये वैलिड रहता है। मतलब CV इक्वल्स टू mCV/dt वैलिड है, अगर आइडियल गैस है तो कोई भी प्रोसेस हो रही है आप DU को mCV/dt रख सकते हैं। लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं है तो केवल और केवल कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आप DU इक्वल्स टू mCV/dt रख सकते हैं। देखिए इसको कैसे समझेंगे कि मान लीजिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसमें कोई भी गैस, आइडियल नहीं रियल गैस भरी है, इसमें आप DU को mCV/dt रख सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रही है मान लीजिए, तो अब अगर केवल आइडियल गैस रखी होगी तो आप DU को mCV/dt मान सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी प्रोसेस में DU इक्वल्स टू mCV/dt हो जाएगा अगर आइडियल गैस है, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो DU इक्वल्स टू mCV/dt होता है कोई भी गैस हो, आइडियल और रियल। अभी तक हमने देखा कि डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। तो हम
डेल क्यू को रिप्लेस कर देते हैं डी यू से, तो डी यू हो जाता है एम सी वी डी टी। और ये कहाँ वैलिड है? कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है तो कोई भी गैस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डी यू इक्वल्स टू एम सी वी डी टी रख सकते हैं। लेकिन अगर आइडियल गैस है तो कोई भी प्रोसेस हो रही हो तो हम डी यू इक्वल्स टू एम सी वी डी टी रख सकते हैं। तो देखिए जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का, अगर आइडियल गैस है। आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल फंक्शन होती है टेम्परेचर का। तो इसलिए सी वी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी 1/m होता है, ठीक है। लेकिन हम अगर यही देखें कि अगर गैस रियल होगी तो जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होगी टेम्परेचर और वॉल्यूम का, नॉट प्रेशर का। टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है इंटरनल एनर्जी। तो अब सी वी इक्वल्स टू होता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू, डेल यू बाय डेल टी 1/m। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्यों है? क्योंकि जो यू है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, इसलिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पे। तो हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी आइडल गैस के केस में केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे सेम आइडल गैस दो कंटेनर में भरी है, टेम्परेचर दोनों का सेम है 300 केल्विन, लेकिन यहाँ पे प्रेशर है 200 किलो पास्कल और यहाँ है प्रेशर 300 किलो पास्कल। तो अब हमें बताना है कि किस कंटेनर में इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। इंटरनल एनर्जी सेम होगी क्योंकि इंटरनल एनर्जी केवल और केवल फंक्शन होती है टेम्परेचर का। अगर इसका वॉल्यूम भी अलग अलग होता ना, ये मान लीजिए 3 मीटर क्यूब है और ये 2 मीटर क्यूब है, तभी भी टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी दोनों की सेम होती है, अगर अंदर आइडल गैस है तो हमने ये पॉइंट देखा कि आइडल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है और रियल गैस में इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है। तो हमने एग्जांपल क्या देखा था? आइडल गैस दो कंटेनर में भरी है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर अलग अलग है, तभी भी इंटरनल एनर्जी सेम होगी क्योंकि इंटरनल एनर्जी आइडल गैस के केस में केवल और केवल फंक्शन होती है टेम्परेचर का। तो अब हम डिस्कस करेंगे सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है। इसके लिए भी हम बेसिक में जाएंगे कि डेल क्यू इक्वल्स टू होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे पी डी वी से, क्योंकि हमारा सिस्टम क्लोज्ड है, हमने माना है क्लोज्ड सिस्टम है और प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डी वी आ गया है ना, कांस्टेंट प्रेशर के लिए सीपी निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये टर्म होता है डी यू प्लस पी डी वी, वो डी एच के इक्वल होता है, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी मैं बताता हूँ कि एंथैल्पी इक्वल्स टू होता है यू प्लस पी वी। ये होता है एंथैल्पी इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गया? डी यू प्लस पी डी वी। इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमने डेल क्यू को रिप्लेस कर दिया डी एच से। सी इक्वल्स टू क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी 1/m, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू को हम रिप्लेस कर देंगे डी एच से, तो सी पी इक्वल्स टू हो गया डी एच बाय डी टी 1/m। तो हमें फेमस रिलेशन मिल जाएगा डी एच इक्वल्स टू एम सी पी डी टी, जहाँ डी एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। हम थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करते हैं, हमारा कंसर्न एंथैल्पी पे नहीं रहता, उसके चेंज पे रहता है। और ये भी वैलिड कहाँ होता है? अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो कोई भी गैस हो,
डी एच इक्वल्स टू एम सी पी डी टी हो जाएगा। लेकिन अगर आइडियल गैस है तो कोई भी प्रोसेस हो डी एच इक्वल्स टू एम सी पी डी टी हो जाएगा। मान लीजिए ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे डी एच इक्वल्स टू एम सी पी डी टी हो गया, चाहे आपने रियल गैस यूज़ की चाहे आइडियल गैस यूज़ की। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस नहीं है, कोई और प्रोसेस है, तो फिर केवल आइडियल गैस के केस में डी एच इक्वल्स टू एम सी पी डी टी होगा। तो हमने अभी क्या देखा, डेल क्यू इक्वल्स टू डी एच होता है कब, जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है। तो हम डेल क्यू को रिप्लेस कर देंगे डी एच से, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा डी एच इक्वल्स टू एम सी बी डी टी। और ये वैलिड कहाँ होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो तो कोई भी सब्सटेंस हो ये वैलिड है। लेकिन अगर आइडल गैस है तो कोई भी प्रोसेस हो ये डी एच इक्वल्स टू एम सी पी डी टी वैलिड है। अब देखिए सी पी जो होता है वो हमेशा सी वी से बड़ा होता है। ये कैसे होगा, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लीजिए एक क्लोज्ड कंटेनर में आइडल गैस भरी हुई है, इसको हमने हीट दी डेल क्यू, डेल क्यू हीट दी, तो डेल क्यू इक्वल्स टू होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। लेकिन ये क्लोज्ड कंटेनर है तो डेल डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू, और डी यू क्लोज्ड कंटेनर है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो डी यू एम सी वी डी टी के इक्वल होगा। लेकिन आइडल गैस है तो फिर कोई भी प्रोसेस होता है एम सी वी डी टी होगा, तो यहाँ पे तो आइडल गैस भी है और क्लोज्ड कंटेनर भी है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम भी है, तो डी यू हो गया एम सी वी डी टी के इक्वल। तो डेल क्यू कितना आ गया, एम सी वी डी टी। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है जहाँ पे आइडल गैस भरी हुई है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब हमने यहाँ पे डेल क्यू हीट दी, तो हीट क्या होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी इसकी और कुछ वर्क होगा। और जो डेल यू है वो आइडल गैस है, तो कोई भी प्रोसेस हो तो डेल यू हो जाएगा आपका एम सी वी डी टी के इक्वल। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो डेल क्यू हमने अभी डिफाइन किया था, हमने अभी डिराइव किया था कि वो एम सी पी डी टी के इक्वल होता है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल हो जाता है। डेल क्यू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में डेल एच चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है, तो उससे डेल क्यू आ जाता है एम सी पी डी टी। सी पी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी वर्क। अब डेल क्यू क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में एम सी पी डी टी, डी यू क्या है, एम सी वी डी टी, और ये हो गया वर्क पी डी वी। तो देखिए एम सी पी डी टी इक्वल्स टू एम सी वी डी टी प्लस पी डी वी वर्क था आया अपना। देखिए अब जो पी डी वी है इसको हम रिप्लेस कर देंगे एम आर डी टी से। देखिए पी वी इक्वल्स टू एम आर टी होता है, अब चेंज निकालना है दोनों साइड अगर, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डी वी इक्वल्स टू एम आर डी टी हो जाएगा। तो इसी तरह जब हम रिप्लेस करेंगे पी डी वी को, पी डी वी को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, एम आर डी टी से, तो हो जाएगा एम सी पी डी टी इक्वल्स टू एम सी वी डी टी प्लस एम आर डी टी। तो देखिए एम एम कैंसिल हो जाएगा हर जगह से और डी टी कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बचेगा, सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, और सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर आ जाएगा। आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू हर गैस के लिए अलग होती है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इससे क्या समझ में आया कि सी पी जो है वो सी वी से हमेशा बड़ा होगा। इसे भी अगर देखा जाए तो मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है जहाँ पे आपको डी यू चेंज करना है, इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है, और कांस्टेंट प्रेशर में भी डी यू चेंज करना है, जो कि एम सी वी डी टी के इक्वल है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में भी आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी एम सी वी डी टी रखना है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में भी, दोनों में इक्वल रखना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो आप हीट देंगे वो कम होगी कांस्टेंट प्रेशर से। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट देंगे, कुछ हीट तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, लेकिन कुछ हीट वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो आप हीट देते हैं वो इंटरनल एनर्जी और वर्क के फॉर्म में दोनों में चेंज होती है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर आप देते हैं तो केवल इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लेकिन आप कांस्टेंट प्रेशर में देते हैं तो वो हीट आपकी इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों के फॉर्म में चेंज होती है। इसलिए आपको सेम इंटरनल एनर्जी चेंज करने में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी 1/m। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, किलो जूल पर केजी केल्विन, और डिग्री भी रख सकते हैं, किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज जो है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में बराबर होता है, और यहाँ नीचे dt है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने लास्ट टाइम देखा था Cp माइनस Cv जो है वो R के इक्वल रहता है, और Cp Cv से हमेशा बड़ा होता है। अब हम देखेंगे Cp बाय Cv का जो रेशो है वो गामा के इक्वल होता है। ठीक है, Cp बाय Cv का रेशो गामा के इक्वल होता है। तो पहला पॉइंट है, फॉर मोनोएटॉमिक गैसेज लाइक हीलियम, अर्गन, Cp Cv एंड हैंस गामा डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। जो मोनोएटॉमिक गैसेज होती हैं उसमें Cp बाय Cv इक्वल्स टू गामा। तो जो Cp है, जो Cv है और गामा सब के सब कांस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करते हैं। तो जो मोनोएटॉमिक गैसेज होती हैं लाइक हीलियम, अर्गन, इनका जो Cp Cv और गामा है ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। मगर जो नॉन मोनोएटॉमिक गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका Cp और Cv टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन जो इनका रेशो है वो कम होते जाता है। जैसे कि आप देखिए, मैं एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए पहले Cp3 था और Cv2 था, तो इसका रेशो देखिए कितना आता है, 1.5। मान लीजिए बढ़कर Cp हो गया 4, Cv हो गया 3, तो देखिए रेशो कितना हो रहा है, 1.33। फिर लास्ट में मान लीजिए Cp हो गया 5, Cv हो गया 4, तो रेशो कितना हो रहा है, 1.25। तो आप देखिए जैसे जैसे दोनों वैल्यूज़ बढ़ती हैं तो गामा की वैल्यू कम होती जाती है। देखिए 1.5 से 1.33, 1.25। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ Cp और Cv इंडिविजुअली तो बढ़ते हैं, लेकिन जो उनका रेशो है वो कम होते जाता है। तो दो पॉइंट्स क्या है कि मोनो एटॉमिक गैसेज जैसे कि हीलियम, अर्गन है, इनका Cp Cv और गामा कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर के साथ, ये वेरी नहीं करता टेम्परेचर बढ़ने और कम होने से। लेकिन जो नॉन मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं जैसे O2, H2, इनका Cp Cv इंडिविजुअली इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन इनका रेशो कम होता जाता है। तो देखिए आप, जो गामा है वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.67 रहता है। मोनो एटॉमिक जैसे हीलियम, अर्गन का जो गामा है वो 1.67 होगा, लेकिन जो डाई एटॉमिक है उनका 1.4 होता है, और ट्राई एटॉमिक का हो जाता है 1.33। ये वैल्यूज़ देखिए आप। ठीक है, अब एयर, अब हम डिस्कशन करेंगे एयर। एयर क्योंकि हमारे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जगह यूज़ होती है, हम ज़्यादातर एयर आइडल गैस एज्यूम करते हैं और उसी को मानते हैं कि हमारा सिस्टम में है। तो एयर की वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
तो देखिए जो एयर है उसका Cp होता है 1.005, इसको याद करना है, और यूनिट होती किलो जूल पर केजी केल्विन। इसके Cv की वैल्यू होती है, इसके Cv की वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, और R जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, जो R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है वो 0.287 होता है। इसका गामा होता है 1.4, डायटोमिक गैस की तरह होता है, और जो इसका मास है वो 29 होता है, 29 ग्राम होता है, और इसकी डेंसिटी वेरी करती रहती है क्योंकि एयर कंप्रेसिबल होती है, तो इसकी डेंसिटी अलग अलग होगी। मान लीजिए पिस्टन यहाँ है तो डेंसिटी अलग होगी, पिस्टन यहाँ गया तो डेंसिटी अलग होती रहती है। तो इसका मतलब है इसका Cp होता है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, Cv होता है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, R होता है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, गामा होता है 1.4, और मॉलिक्यूलर मास होता है 29 ग्राम, और डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेरी करती रहती है। जो ये वैल्यूज़ हैं हमें याद करना है, और आप याद भी नहीं करेंगे तो आप जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यूज़ अपने आप याद होती चली जाती हैं, और वैसे न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ दी रहती हैं। तो आज हमने पढ़ा हीट की डेफिनेशन देखी। हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट होती है हीट रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट मास बाय यूनिट टेम्परेचर। एक यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर रेज करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी केल्विन। फिर हमने देखा स्पेसिफिक हीट के दो टाइप्स थे, एक था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है वो हो जाती है du/dt 1/m, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में डेल क्यू जो है वो du के चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। और जो Cp की वैल्यू होती है वो होती है dh/dt 1/m। कांस्टेंट प्रेशर में डेल क्यू जो है वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे डी क्यू जो है वो डी एच से रिप्लेस हो जाता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू हो जाता है, क्योंकि वर्क टन ज़ीरो होता है, और वो इक्वल हो जाता है एम सी वी डी टी के। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में डेल क्यू जो है वो डी एच के इक्वल हो जाता है, और उसकी वैल्यू हो जाती है एम सी पी डी टी। फिर हमने देखा सी पी हमेशा सी वी से बड़ा होता है, और सी पी माइनस सी वी का जो डिफरेंस है वो आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, और सी पी बाय सी वी का जो रेशो है वो गामा के इक्वल होता है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp, Cv और गामा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर के साथ इसका कोई वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन जो नॉन मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं उनमें Cp, Cv इंडिविजुअली टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन जो गामा है इनका रेशो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे बेसिक कंसेप्ट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। Now this is the end of our video lecture. Thank you for watching. If you have any query or doubt, please comment below in the comment section, and please don't forget to subscribe our channel.